हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बात करेंगे आपके साथ देहरादून पर। देहरादून का हमारा पहला क्लास है ये, और ये में जो क्लास है आज से स्टार्ट हो रहा है आपकी जिला सीरीज। और जिला सीरीज के अंतर्गत आज से आप मेरे साथ लगातार बने रहेंगे, और मैं लगातार जो है आपके 13 के 13 जिले कंप्लीट करवा के, यानी उत्तराखंड का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के ही यहाँ से जाएंगे आपके। जैसे ही कल हमने आपसे वादा किया था कि उत्तराखंड का पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा। आगे जो मेरे वीडियो होंगे सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियो होंगे। ये जो मैं क्लास है ये भी रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद जितने भी मेरे वीडियो होंगे सारे रिकॉर्डेड होंगे। मेरी पिछली क्लास के वीडियो हैं, ऐसे ही क्लास में उसमें ऑफलाइन क्लास से पढ़ाता हूँ। जैसे भी पुराने वीडियो चाहेंगे तो आप देखते रहिएगा उनको। जो पुरानी वीडियो होंगी मेरा देहरादून का क्लास है, आइए देखते हैं। देहरादून स्टार्ट करते हैं। देहरादून से संबंधित जो पर्सन बन सकते हैं या बने हुए हैं, आज सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे आपके साथ। एक भी प्रश्न मुझे नहीं लगता इससे बाहर से जाएगा। आप ध्यान से देखते रहिएगा। जो हमारा जो आपको नोट्स दिखाई देगा थोड़ी देर बाद, ये क्लास नोट्स होगा। और जो मेरा पढ़ाने का तरीका होगा आज का, कि जो उसमें क्या होगा, मैं थोड़ी देर बाद मेरे ये जो चेहरा दिखाई दे रहा है ना आपको, ये सामने से थोड़ी देर बाद हट जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा। मैंने कहा कि हम उत्तराखंड स्टार्ट कर रहे हैं। उत्तराखंड में हम जिला सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, और जिला सीरीज में आज आप मेरे साथ देहरादून पढ़ने जा रहे हैं। मेरा नाम सोनू सिंह है और मैं आपको देहरादून पढ़ा रहा हूँ। देहरादून से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं या बने हुए हैं, आराम आराम से आपके साथ पूरा देहरादून खत्म करने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। पूरा तो नहीं खत्म कर सकते, लेकिन एक क्लास और होगा जो एडवांस होगा, जो व्हाइट बोर्ड पर होगा। जो व्हाइट बोर्ड का क्लास होगा वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, समझे। तो कोशिश करेंगे आपसे, मैं जो अपना चेहरा है यहाँ से गायब कर देता हूँ और चलते हैं देहरादून की ओर। आपका समय बर्बाद नहीं करते, सीधा देहरादून की बात करते हैं और परसों की बात करते हैं। मैं साथ साथ जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो परसों की चर्चाएं साथ साथ करूंगा, और जितना भी करंट अपडेट होगा उसको भी साथ साथ में लेके चलेंगे। जितना भी करंट अपडेट हुआ होगा, कोई भी जो क्षेत्र होगा वहाँ का आसपास का जो भी चर्चाओं में रहा होगा, उसका जो क्वेश्चन बन सकता है उसको भी साथ साथ चर्चाएं करके चलेंगे। सारा का सारा अपडेटेड है हम पहले से उत्तराखंड से। ठीक है, आइए चलते हैं। मैं आपको गायब कर देता हूँ यहाँ से। चलिए, ठीक है। देखिए, ये आपका देहरादून। देहरादून देख रहे हैं आप, ये देहरादून है। देहरादून की जो सीमा है आपकी जो लगती है देहरादून, देहरादून के उत्तर में देखिए ये देहरादून है। देहरादून के उत्तर में जो आप दिखाई दे रहा है आपको, ये जो क्षेत्रीय आपको, ये उत्तरकाशी है। देहरादून के उत्तर में उत्तरकाशी है। हम सबसे पहले आपके साथ देहरादून के जो जिले हैं, देहरादून के आसपास जो उत्तराखंड के जितने भी जिले लगते हैं उन जिलों की सबसे पहले बात करेंगे कि उत्तराखंड के कितने जिले देहरादून के साथ सीमा लगाते हैं और वहाँ से क्या क्या पर्सन बन सकता है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जितने मैप पे हमने लोकेशन कर रखी है उन सभी की चर्चाएं करेंगे। आप देखिए ये देहरादून है, पूरा का पूरा देहरादून आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देहरादून है, देहरादून है, ये पूरा यहाँ तक देहरादून है। ठीक है। उसके बाद ये देहरादून है। देहरादून में ये ऊपर का जो आपको दिखाई दे रहा है ये भाग है, ये आपका उत्तरकाशी है। क्या है? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी उत्तराखंड का ही जिला है, सब उत्तर में पड़ता है इसके। ठीक है। उसके बाद नीचे जो साइड में आपको देखिए यहाँ पे दिखाई देगा आपको, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये टिहरी है। क्या है आपका? ये टिहरी है। क्या है? टिहरी। ठीक है, ये आपका टिहरी है। यहाँ पे यहाँ तक की सीमा लगती है इसकी टिहरी के साथ। नीचे जाइए, नीचे लेके चलते हैं आपको। उसके बाद आपका यहाँ पे पड़ता है आपका पौड़ी। क्या पड़ता है आपका? पौड़ी। ये आपका पौड़ी है यहाँ पे। उसके बाद नीचे जाइए, आपका पौड़ी के बाद देहरादून की सीमा लगती है आप हरिद्वार से। ये पूरा अगर नीचे जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा का पूरा हरिद्वार है। ठीक है। तो कितने जिले हो गए? 1 2 उत्तराखंड के कितने जिले हुए? 3। उत्तराखंड के कितने जिले हो गए? 3। और एक नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ये हरिद्वार। तो उत्तराखंड के कितने जिले हो गए? उत्तराखंड के जिले हो गए 4। उत्तराखंड के 4 जिले। कितने जिले? उत्तराखंड के 4 जिले। कितने जिले? 4 जिले। उत्तराखंड के 4 जिले किसके साथ सीमा लगाते हैं? देहरादून के साथ सीमा लगाते हैं। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा, पहला प्रश्न ये पूछेगा कि उत्तराखंड के कितने जिले, उत्तराखंड के कितने जिले देहरादून के साथ सीमा लगाते हैं? तो उत्तराखंड के 4 जिले। कितने जिले? उत्तराखंड के 4 जिले देहरादून के साथ सीमा लगाते हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले। किसके? उत्तराखंड के। क्या लगाते हैं? सीमा लगाते हैं। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि उत्तराखंड के जो 4 जिले सीमा लगाते हैं उनमें से उत्तराखंड के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा जिला लगा, देहरादून के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा जिला लगाता है? आप बताइए कि सबसे लंबी सीमा कौन सा जिला लगाता है। तो इसका आंसर होगा आपका, क्या होगा इसका आंसर? तो बेटे इसका आंसर होगा आपका टिहरी गढ़वाल। क्या होगा? टिहरी गढ़वाल। देहरादून के साथ जो सबसे लंबी सीमा लगाता है वो है आपका टिहरी गढ़वाल। क्या है? आंसर होगा उसका टिहरी गढ़वाल। कौन सा? टिहरी गढ़वाल।
ठीक है, तो टिहरी गढ़वाल होगा इसका आंसर। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपसे क्या बन सकता है, सीमाओं की बात हुई, अब बात करते हैं दूसरी, इधर से साइड में चलते हैं, ठीक है, और उसी साइड में चलते हैं और सीमाओं की बात करते हैं। इधर साइड में जाइए और बात करते हैं इसकी सीमाओं की। ये देखिए इस साइड में ये है आपका हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश बात करते हैं उत्तराखंड की, देहरादून के साथ, देहरादून के साथ जो है आपके ये जो है कितने स्टेट सीमा लगाते हैं, कि देहरादून के साथ कितने स्टेट सीमा लगाते हैं। स्टेट मतलब राज्य, भारत के कितने राज्य सीमा लगाते हैं। ये देखिए साइड से जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये दूसरे नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका हरियाणा। तीसरे नंबर पर जो दिखाई दे रहा होगा वो होगा आपका यूपी। तो कितने स्टेट पड़ गए आपके, 1 2 3, कितने, 3 स्टेट। जो 3 स्टेट मतलब 3 राज्य, 3 राज्य हैं आपको जो दिखाई दे रहे होंगे। ये 3 राज्य कौन कौन से, एक रहा आपका हिमाचल प्रदेश, दूसरा रहा आपका हरियाणा, चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आपका क्या, यूपी। तो हिमाचल प्रदेश के कितने जिले देहरादून के साथ सीमा लगाते हैं, ये प्रश्न भी आपका यहाँ से पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के कितने जिले, एक तो है शिमला, दूसरे का नाम है सिरमौर, एक तो है शिमला, क्या नाम है, शिमला। आपको आगे भी बताएंगे क्या है शिमला, और दूसरे ये आपका दूसरा नाम, दूसरे का नाम है सिरमौर। सिरमौर किसके जिले हैं, ये हैं आपके हिमाचल प्रदेश के जिले। आपको नोट्स बनाया मिल जाएगा पूरा का पूरा, आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको नोट्स लिखकर बनाना चाहिए। हमारा आपसे सिंसियरली रिक्वेस्ट है, अगर आप नोट्स बना के चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आगे नीचे चलिए, आइए सुनो सर के साथ देखते हैं आगे की बात करते हैं। अभी आपने मेरे साथ सीमाओं की बात की, हमने आपको बताया कि जो देहरादून है, देहरादून के साथ जो है आपके, देहरादून के साथ आपके कितने जिले सीमा लगाते हैं, देहरादून के साथ आपके जो है, देहरादून के साथ आपके जो कितने जिले सीमा लगाते हैं, 4 जिले सीमा लगाते हैं। किसके, उत्तराखंड के, ठीक है। और कितने स्टेट, आपका हिमाचल प्रदेश, आपका नीचे जाइए आपका ये आपका हरियाणा, तीसरे नंबर पर जाइए आपका यूपी रहा। ये सभी स्टेट किसके साथ, ये सभी स्टेट आपके लगाते हैं देहरादून के साथ सीमा। ये सीमाओं की बात होगी, सीमा से यही प्रश्न बन सकते हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट आपको एक प्रश्न देते हैं, थोड़ा सा होमवर्क देते हैं, आप भी थोड़ी मेहनत कीजिए। चलिए थोड़ा सा होमवर्क देते हैं आपको। आप बताइए, आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से, आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि जो है ये हरियाणा की कितने जिले, हरियाणा के कितने जिले। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि हरियाणा के जो हरियाणा है ना, हरियाणा, तो आपको बताना है कि हरियाणा के कितने जिले देहरादून के साथ, कितने जिले, और उन जिलों का नाम भी बताना है। हरियाणा के कितने जिले देहरादून के साथ सीमा लगाते हैं, उनका नाम भी आप मुझे बताइएगा, हम अपन इंतजार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन ये है कि आपको ये भी बताना है कि यूपी के कितने जिले देहरादून के साथ सीमा लगाते हैं, और यूपी के जितने जिले सीमा लगाते हैं उन जिलों के क्या क्या नाम है। आप इसका भी आंसर दे दीजिए हमको, जो देहरादून के साथ सीमा लगाते हैं, ठीक है। ये हम आपका इंतजार करते हैं, आगे करते हैं बात। अब आ जाइए थोड़ा जरा ये साइड में, अब देखते हैं। देखिए हमने जो नीले कलर से बनाई है, ये नीले कलर से आपको दिखाई दे रही होगी, ये नीले कलर की रेखा आपको दिखाई दे रही होगी। ये है बेटे, पता है क्या है, ये है नदियाँ, ये नदियाँ हैं, क्या है, नदियाँ। आपको ये नीले कलर की आपको दिखाई दे रही होगी, ये नदियाँ हैं। थोड़ी इनकी बात करते हैं नदियों की, समझे, और नदी की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आपका जो है आपका यमुनोत्री कांठा है। यमुनोत्री कांठा के पास से यहाँ से एक नदी निकलती है, यमुनोत्री कांठा से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री कांठा के पास यमुनोत्री ग्लेशियर है, ये आपको उत्तरकाशी में पड़ता है। ये आपका जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका यमुनोत्री कांठा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में यहाँ एक ग्लेशियर है, कौन सा, यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा, यमुनोत्री, कौन सा ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर है। तो ये यमुनोत्री जो ग्लेशियर है यहाँ पे, ये यमुनोत्री ग्लेशियर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यमुनोत्री ग्लेशियर के पास स्थान है, नाम है यमुनोत्री कांठा। यमुनोत्री कांठा के ठीक पास से एक नदी निकलती है, नाम है यमुना नदी। कौन सी नदी है, यमुना। ये यमुना नदी है पूरी, जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से जा रही है पूरी, ये यमुना नदी जो आपको दिखाई दे रही होगी, ये पूरी यमुना है यहाँ से, समझे। ये नीचे जो नदी दिखाई दे रही है आपको, यमुना है। और यमुना में ये है आपका ये आप यमुना है, और यमुना में कालसी है। कालसी नामक स्थान पर ये यमुना टोंस से मिल जाती है। किससे मिल जाती है, टोंस नदी से मिल जाती है आपके,
समझे। ये आप कौन सी नदी है, ये आपकी यमुना नदी है। आइए यमुना पर पहले बात करते हैं। यमुना में आप देखिए इधर का जो भाग है, इधर के भाग को बोलते हैं कौन सा भाग, दायां भाग। इधर के भाग को बोलते हैं बायां भाग। यमुना नदी में, यमुना नदी जो यमुनोत्री कंठा से निकलती है, यमुना नदी जो यमुनोत्री कंठा से निकलती है, इसमें सबसे पहले जो नदी मिलती है आके, वो भी बाएं भाग से, दाएं भाग से नहीं, बाएं भाग से, इसको बोलते हैं बाएं भाग से। उसका नाम है ऋषि गंगा। और जिस स्थान पर मिलती है उसका नाम है जानकी चट्टी। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जानकी चट्टी इस नामक स्थान पर कौन कौन सी नदियां मिलती है आपसे। न पहला कोई यही होगा, यमुना और ऋषि गंगा के जो संगम है उसको बोलते हैं जानकी चट्टी। उसके बाद देखिए हनुमान घाट और यमुना नदी के जो संगम है, हनुमान घाट और यमुना नदी का जो संगम है, यहाँ पर जो नदी मिलती है उसका मतलब जो संगम है उसको बोलते हैं हनुमान चट्टी। कौन सी नदी है, हनुमान घाट। ये क्या है, ऊपर से आ रही है, ये है आपकी यमुना नदी, यमुना नदी। ठीक है, ये यमुना नदी क्या है, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है। और जब ये आगे की ओर बढ़ती है, यहाँ पे आपको एक स्थान दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है लाखा मंडल। लाखा मंडल एक प्रकार का ऐतिहासिक स्थल है। कैसा स्थल है, ऐतिहासिक स्थल। देहरादून के अंदर ही है, ऐतिहासिक स्थल है, समझे। तो एक प्रकार का ऐतिहासिक स्थल है लाखा मंडल। लाखा मंडल के पास से होते गुजरते हुए ये धीरे धीरे आगे चलिए, धीरे धीरे कालसी में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है, कालसी में। और कालसी में पहुंचते हुए ये जो नदी है, ये आपकी कालसी में पहुंचने के बाद ये नदी आपकी जो है टोंस नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी से, टोंस नदी से। ये टोंस नदी है। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि जो यमुना नदी है और टोंस नदी के संगम पर कौन सा स्थान है, तो ये आपका कालसी है। क्या है, कालसी, जो अशोक के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। ये जो आपका स्थान आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कालसी, ये अशोक के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका टोंस नदी का संगम है यहाँ पे, समझे। और ये साइड में इसमें जो यमुना नदी से आकर मिलती है, यहाँ पर ढालीपुर से पहले ही मिलती है आसन नदी। आसन नदी पर ही आसन बैराज स्थित है। आसन बैराज, ऐसा मतलब आसन बांध स्थित है। और जो आसन है नहीं है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है आसन नदी, इसके आसपास का जो क्षेत्र अभी कुछ दिन पहले रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है। रामसर साइट भी समझाएंगे आपको, रामसर साइट क्या है। पहले इसकी बात कर लेते हैं कि टोंस नदी कहाँ से कहलाती है। इसके थोड़ा ऊपर जाते हैं और समझते हैं। अभी आपने यमुना नदी देख लिया, यमुनोत्री कांठा देख लिया आपने, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, हनुमान चट्टी, जानकी चट्टी, लाखा मंडल, यहाँ तक आपने देख लिया। आसन नदी भी देख लिया आपने, यहाँ तक आपने देख लिया टोंस नदी। पहले देखते हैं टोंस नदी बनती कहाँ से, समझिए। ये देखिए आपका हिमाचल प्रदेश है, ये आपका हिमाचल प्रदेश के एक डोंगरा क्षेत्र से, ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है डोंगरा क्षेत्र। डोंगरा क्षेत्र से नदी निकलती है, जो नदी निकलती है ना डोंगरा क्षेत्र से, इस नदी को बोलते हैं रूपिन नदी। कौन सी नदी बोलते हैं, रूपिन नदी। जो रूपिन नदी है ये आपकी इधर से, ये देखिए स्वर्गारोहिणी, ये स्वर्गारोहिणी है। स्वर्गारोहिणी बंदरपुर के पास पड़ता है, उससे वहां से निकलती है एक नदी, उसका नाम है सुपिन नदी। कौन सी नदी निकलती है, सुपिन नदी। ये सुपिन नदी है, ये रूपिन नदी है। रूपिन सुपिन, रूपिन सुपिन, दो बार बोलिए, रूपिन सुपिन, रूपिन सुपिन। रूपिन सुपिन जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को बोलते हैं नेटवाड़ा। नेटवाड़ा ये आपका नेटवाड़ा नामक स्थान है। नेटवाड़ा नामक स्थान पर ही नेटवाड़ा जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। नेटवाड़ा नामक स्थान पर ही नेटवाड़ा जल विद्युत परियोजना बनाई गई है, समझे। हमने कहा नेटवाड़ा नामक जल स्थान से ही जल विद्युत परियोजना। ये आपका NH 72 जा रहा है, ये आपका NH 72 है, नेशनल हाईवे 72 जो आपका ये जा रहा है, जो आपको रोड दिखाई दे रहा है ना, ये आपका नेशनल हाईवे 72 है। ये कौन सा क्षेत्र है, डोंगरा क्षेत्र। कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। कौन सी नदी निकलती है, रूपिन नदी। ये जो सुपिन नदी है कहाँ से निकलती है, बंदरपूंछ के पास से, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से। ये स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है उत्तरकाशी में। कहाँ पड़ता है आपका, उत्तरकाशी में। कौन सा ग्लेशियर, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। किसके पास है, बंदरपूंछ के पास। कौन सी नदी निकलती है, सुपिन नदी। ये सुपिन नदी कहाँ पे पहुंचती है, नेटवाड़ा में मिलती है। रूपिन और सुपिन ऐसे, ये ऐसे मिलती है जैसे दो बहनें आपस में गले मिल रही है। रूपिन और सुपिन भी ऐसे मिलती है, दो बहनें आपस में गले मिल रही हो। आइए देखिए, नेटवाड़ा के बाद रूपिन और सुपिन के संगम को हम जिस नदी के नाम से जानते हैं उस नदी को बोलते हैं टोंस नदी। और कहा जाता है टोंस नदी का बहाव बहुत ही तेज है, क्योंकि इसमें पत्थर, बजरी, रेत, गाड़ी, सब चीज, ये सब चीज जो है तेजी के साथ बहा कर आते हैं, इसलिए इसे टोंस नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी है, टोंस नदी, समझे। तो टोंस नदी कालसी नामक स्थान पर यमुना नदी से मिलती है। टोंस नदी कालसी नामक स्थान पर यमुना नदी से मिलती है, समझे। उसके बाद ये है आपकी, ये थोड़ी आगे बढ़ती है। जैसे आगे बढ़ती है तो इधर दाएं भाग से आकर, ये आगे देखिए, दाएं भाग से आकर जो नदी इसमें मिलती है उस नदी को बोलते हैं आसन नदी। आसन नदी पर ही आसन बैराज स्थित है। ये आसन बैराज है, यहाँ पे क्या है, आसन बैराज, आसन बैराज,
ठीक है। और यहीं पर आसन आसन विराज है। उसके बाद देखिए ये है चक्राता, क्या है आपका चक्राता। जो आसन विराज है ना, यहीं पर कुछ दिन पहले क्या हुआ, ये 2020 की बात कर रहा हूँ मैं आपको। 2020 में क्या हुआ, 2020 में क्या हुआ कि यहाँ का जो है, एक मिनट इसको थोड़ा हाइड कर देते हैं यहाँ, समझे। आप सब नोट्स बनाकर चलिएगा और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कई बार सुनिए मेरी वीडियो, कई बार। आप देख रहे हैं, जो ये देख रहे हैं आप, जो आपको थोड़ा सा समझाते हैं। चलिए बेटे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा करंट से भी अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो चक्राता दिखाई दे रहा है, चक्राता के आसपास, लेकिन कहते हैं चक्राता के आसपास इस क्षेत्र में जो है ये आसन नदी है। आसन नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, ये आपका उत्तराखंड का पहला, कैसा, पहला रामसर साइट आसन, इसको बोलते हैं आसन वेटलैंड के नाम से जानते हैं इसको। आसन वेटलैंड मतलब रामसर साइट, रामसर स्थल जिसको बोलते हैं, वेटलैंड। प्रश्न पूछेगा उत्तराखंड के पहले वेटलैंड का क्या नाम है, कहाँ है वो, क्या नाम है, देहरादून में ही है, नाम है आसन वेटलैंड। वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्रभूमि। क्या होता है, आर्द्रभूमि। अभी आपको समझाते हैं पूरी कहानी क्या है। देखिए क्या हुआ था, ये आपका एक बार क्या हुआ था, 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी, आपको समझते हैं वेटलैंड क्या होते हैं, आर्द्रभूमि क्या होते हैं, क्या होता है रामसर साइट क्या होते हैं, थोड़ा 2 मिनट समझ लीजिए। सुनो अपना ध्यान यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। 2 मिनट समझिए, 2 मिनट का समय दीजिए। ये क्या है, जो है ये जो आसन वेटलैंड, आप याद रखिएगा, आसन नदी पर ही आसन वेटलैंड स्थित है, जो अभी उत्तराखंड का ये पहला वेटलैंड है। इसका प्रश्न पेपर में जरूर पूछेगा, जो भी नया पेपर आने वाला है, कोई से भी नया पेपर आएगा उसमें जरूर पूछेगा आसन वेटलैंड को क्या है। देखिए थोड़ा समझ लीजिए। आपको क्या हुआ था, ये एक ईरान का एक शहर है, ईरान है ना, जो ईरान का एक शहर है, उसका नाम है रामसर। क्या नाम है, रामसर एक शहर है ईरान का, रामसर। तो वहाँ पे एक समझौता हुआ था 2 फरवरी 1971। ये जो समझौता हुआ था ना, ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कब हुआ था, 1971 को, समझे। 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ था, जिसको रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और जो ये ना, रामसर एक प्रकार का, ईरान का एक प्रकार का शहर है, सिटी है एक प्रकार की, अरे समझे। 2 फरवरी 1971 ये डेट भी पूछी जा सकती है आपसे, जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समझे। तो क्या हुआ था, तो विश्व भर की, दुनिया भर के देश इकट्ठा हुए थे, दुनिया भर के जो देश इकट्ठा हुए थे यहाँ पे। तो क्या हुआ था, जो झील होती है आसपास की, जो मतलब भूमि होती है, जो झील भूमि, आर्द्रभूमि जिसमें नमी होती है, उस भूमि को बचाया जाए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें रहने वाले जीव, उसमें रहने वाले जंतु आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनको बचा कर रखना होगा, क्योंकि जिस तरह वन रहेंगे हम रहेंगे, इस तरह वेटलैंड रहेंगे, इसी तरह हम रहेंगे। तो इस तरह की अवधारणा, ताकि पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके, उसको ध्यान में रखते हुए रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। जब ये सम्मेलन हुआ था, प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से। उसके बाद क्या हुआ, यह समझौता जो है आपका सम्मेलन हुआ, जब सम्मेलन हुआ, विश्व स्तरीय सम्मेलन था, जब विश्व स्तरीय सम्मेलन था, यह समझौता जो लागू हुआ, ये आपका 21 दिसंबर 1975 को लागू हो गया। जो ये आपका ये लागू हुआ 21 दिसंबर 1975 को, ये क्या हो गया, लागू हो गया, ठीक है। 21 दिसंबर 1975 को लागू हो गया है। उसके बाद क्या हुआ, अब भारत ने इसका साइन किया, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत इस समझौते में आया, भारत 1975 में तो लागू हो गया, भारत इस समझौते के तहत आया 1982 में। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है कि रामसर कन्वेंशन के तहत, रामसर सम्मेलन के तहत भारत ने कब हस्ताक्षर किए, 1982 में। ये आपको पॉइंट याद रखना है। आज तक इतने सारे जो वेटलैंड हैं, ये वेटलैंड मतलब आर्द्रभूमि बोलते हैं, इतनी सारी आर्द्रभूमियां, लगभग 2200 आर्द्रभूमियां, कितनी, 2200 आर्द्रभूमियां इस सम्मेलन के तहत आज तक पूरे विश्व में सम्मिलित किया है। भारत के अंदर अब तक 46 वेटलैंड है, कितने, 46 वेटलैंड है, जिनमें से एक है आपका आसन वेटलैंड। ये जो है आपका कहाँ पे पड़ता है, आसन नदी के आसपास पड़ता है, समझे। जो आसपास का लगभग 444, कितना, 444 हेक्टेयर में फैला हुआ है, 444.4 हेक्टेयर में फैला हुआ है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, उत्तराखंड का पहला वेटलैंड है, समझे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए यहाँ पर क्या होता है, जो ये क्षेत्र है पूरा 444 जो हेक्टेयर में फैला है, आसन वेटलैंड की बात कर रहे हैं हम। कौन सा वेटलैंड, आसन वेटलैंड। आसन जो वेटलैंड है, ये जो आपका 444 हेक्टेयर में फैला है, ये जो है आपका
क्या है ये जो साइबेरियन पक्षी है ना, जो चाइना है, चाइना से यहाँ पे साइबेरियन पक्षी, चाइना नहीं सॉरी, रूस का जो साइबेरियन क्षेत्र है वहां से यहाँ पर साइबेरियन पक्षी आते हैं। साइबेरियन पक्षी नेट पे सर्च करके देखिए कितना मस्त पक्षी दिखाई देता है। वे यहाँ पे ठहरते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उनको प्रवासी पक्षी भी बोलते हैं। कुछ दिनों तक यहाँ ठहरते हैं क्योंकि वहाँ पर सर्दी बढ़ जाती है, तो सर्दी के दौरान यहाँ पे गर्मी होती है, जब वहाँ सर्दी बढ़ती है तो यहाँ पे गर्मी होती है, तो इस क्षेत्र में ठहरते हैं वे उन्हीं के लिए। वे आपके मेहमान है, उनको बचाने के लिए, समझे, आपके गेस्ट है उनको बचाने के लिए, साइबेरियन पक्षी के लिए। आपको फोटो दिखाता उसको थोड़ी देर पहले, चलिए डाटा में जाना पड़ेगा, छोड़िए बाद में। कौन से पक्षी है? साइबेरियन पक्षी। उनको उनके संरक्षण के लिए IUCN की रेड लिस्ट में है, समझे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र को वेटलैंड का दर्जा दिया गया है, समझे। वेटलैंड मतलब अर्धभूमि। ये थी पूरी कहानी आपकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं धीरे 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 धीरे, ठीक है सर। ओके बॉस, कहानी समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बताइएगा इसमें क्या सुधार किया जा सकता है और क्या गुंजाइश है, और क्या हम कैसे समझा रहे हैं, कैसे नहीं समझा रहे हैं, कैसे चल रहा है क्लास, कैसा लग रहा है आपको। पहला वीडियो है ये जिला सीरीज का, समझे, सुनो ज्ञान मिल रहा है आपको, ठीक है। ये कहानी थी आपकी असम वेटलैंड की। तो असम वेटलैंड के अंतर्गत हमने जो आपको समझाया, समझ में आया। असम वेटलैंड कब सम्मिलित किया गया? 2 फरवरी 1971 को। असम वेटलैंड नहीं सॉरी, जो रामसर सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। कहाँ हुआ था? ईरान में। ईरान में मतलब ईरान कहाँ? ईरान क्या है? ईरान एक प्रकार का देश है। ईरान के अंदर एक शहर है, नाम क्या है? नाम है रामसर। रामसर सिटी है जो, उसके अंदर एक सम्मेलन हुआ था, विश्व स्तरीय सम्मेलन था। पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया आपस में इकट्ठी हुई थी। कुछ जो चुनिंदा देश हैं, समझे, जो पर्यावरण को संरक्षण को बढ़ावा देते हैं, वे देश इकट्ठा हुए थे यहाँ पे रामसर सिटी में, और उनके तहत एक सम्मेलन हुआ था। लेकिन जो संधि लागू हुई थी, ये कब हुई थी? 1975 में। ये जो समझौता था ये लागू हुआ था 1975 में। भारत ने कब हस्ताक्षर किए? भारत ने हस्ताक्षर किए कब किए? 1982 में, ठीक है, आपको याद रखना है। आज तक भारत के 46 रामसर साइट हैं। कितने? 46 हैं जो इसमें अब तक सम्मिलित किए गए हैं। आए साल इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, और जब भी सम्मिलित किए जाते हैं जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, कहानी को बढ़ाते हैं आगे। उत्तराखंड का पहला रामसर साइट था, समझ में आपको पूरी कहानी। उत्तराखंड के वेटलैंड की 444 हेक्टेयर में, 444.4 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एक भी पर्सन यहाँ से छूट के नहीं जाएगा, बच के नहीं जाएगा। सारा करंट अपडेट करके जाएंगे आपके साथ, ठीक है, कुछ नहीं बच के जाने वाला सर के साथ, ठीक है। और जो क्लास होगी कल बेटे, जो क्लास होगी वो व्हाइट बोर्ड पे होगी। कहाँ पे होगी? व्हाइट बोर्ड पे। आपको पुराना वीडियो मिलेगा, ये आपके नया वीडियो सब रिकॉर्ड करके दे रहे हैं एक दिन पहले ही। जो पुराने वीडियो है ना, जो पुराने वीडियो है जो क्लास के दूसरी क्लास के हैं, वे यूट्यूब पर डाले जाएंगे, उसमें भी सर का ज्ञान बरसता है, ठीक है। चलिए बढ़ाते हैं कहानी को आगे। हम गायब हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए, तो जुबानी आ गई तो सारा पूरी कहानी बता देते हैं। पेपर भी तो बेटा ऐसे ही होते हैं, पेपर भी ऐसे नहीं निकलेगा। जितनी बातें आपको बताइए यहीं से प्रश्न आता है, ठीक है। करंट इज नथिंग, करंट इज आउटकम ऑफ द पास्ट, पुराना डायलॉग है हमारा, ठीक है। आगे चलिए, ठीक है। आगे देखिए, दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको दिखाई दे रहा होगा हनूल। ये पूरे देहरादून का सबसे उत्तरी कस्बा है। पूरे देहरादून का सबसे जो उत्तरी कस्बा है उसको बोलते हैं हनूल। तो फिर सबसे दक्षिणी कस्बा कौन सा हुआ बेटे? जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, ये हनूल, ये कौन सी नदी है? रूपी नदी। कौन सी नदी है? सूपी नदी। पहले नदियों की बात कर लेते हैं, पहले नदियों की बात कर लो। ये टोंस नदी है, टोंस नदी यहाँ पे आसन नदी मिलती है। आसन बैराज समझाया, आसन वेटलैंड समझाया। आगे चलिए, यहाँ पे ये ढालीपुर नामक जो स्थान है ये पड़ता है आपको यूपी में, यूपी और इसकी सीमा पर पड़ता है। ढालीपुर जो नामक स्थान है ये आपका कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है ढालीपुर नामक स्थान। जो ढालीपुर नामक स्थान पर ही जो ये नदी है, क्या नाम है? यमुना नदी। ये यमुना नदी जो है आपकी प्रवेश कर जाती है कहाँ? यूपी में।
आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जो यमुना नदी है, यमुना नदी कौन से स्थान पर बाहर निकलती है? ढालीपुर नामक स्थान पर। और ढालीपुर जो है ना, ये पक्षियों के लिए भी फेमस है। किसके लिए? पक्षियों के लिए भी। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा स्थान है, अधिकांश पक्षी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। अधिकांश जो पक्षी ऊपर जातियाँ है, जो आपके गाँव से चिड़िया चिड़िया कौवे सब खत्म हो गए, यहाँ चले जाए ढालीपुर में सब दिखाई दे जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, कहानी को बढ़ाते हैं आगे। ये आपका डाक पत्थर है। क्या है आपका? डाक पत्थर। डाक पत्थर के पास से ही निकलती जो नदी ना, ये आपका आसन नदी, ये आपका विकास नगर है। ठीक है, ये आपका हरबटपुर है, ये आपका देहरादून है, ये आपका सहसपुर है, ये आपका तिमली पास दर्रा। कौन सा दर्रा है? तिमली पास दर्रा। सबसे बेहतरीन सवाल बन सकता है कि तिमली पास दर्रा देहरादून का सबसे दक्षिणी दर्रा कौन सा है? तिमली पास है, ये देहरादून में एक ही दर्रा है। नीचे आगे जो दूसरा दर्रा है वो बाद में बताएंगे आपको। दक्षिण में सबसे दर्रा है तिमली पास दर्रा, समझे? ये आपका डोईवाला, ये बेटा आपका रायवाला, ये आपका ऋषिकेश रहा। ठीक है, ये आपका जूली ग्रांट रहा। एयरपोर्ट है, एकमात्र एयरपोर्ट है उत्तराखंड का, और नहीं है एयरपोर्ट, हम दुखी हो गए इससे, समझे? ये है जूली ग्रांट आपका, ये जूली ग्रांट एयरपोर्ट। देखिए हमने एरोप्लेन बनाया है आपके लिए। ठीक, ये आपका क्या है? ऋषिकेश है। क्या है आपका? ऋषिकेश। ऋषिकेश का आधा भाग किसके अंतर्गत आता है? देहरादून के। आधा भाग किसके अंतर्गत आता है आपका? आधा भाग आता है आपका पौड़ी के अंतर्गत। किसके? पौड़ी के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलिए, कहानी को बढ़ाते हैं आगे। आज आपको उत्तराखंड का कुछ डाटा आपको समझ में आया, नदियों वाला मैप समझ में आया, इलाका मंडल समझ में आया। आज आपको थोड़ा डाटा देते हैं, डाटा की ओर चलते हैं। चलिए, ये उत्तराखंड है, देहरादून ही बताया सर, क्या क्या खास बात है? यहाँ से प्रश्न बनता है जो हम ऊपर सारा डाटा वाले लिखे हुए हैं। ये आपका बेटी, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। ये बहुत पुराना प्रश्न हो गया, ऐसे इतना आसान प्रश्न पूछेगा नहीं। ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड की कितनी राजधानी है? 2 राजधानी। एक कौन? ये जो उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी कौन सी है? अस्थायी राजधानी कौन सी है? ये अस्थायी राजधानी। अस्थायी राजधानी कौन सी है? वो है गैरसैंण। कहाँ पड़ती है? गैरसैंण। गैरसैंण कहाँ पड़ती है? गैरसैंण, गैरसैंण, गैरसैंण। ये गैरसैंण कहाँ पड़ती है आपकी? गैरसैंण पड़ती है आपकी चमोली में। हमारा ये प्रश्न नहीं है, हम आपसे चमोली में। ठीक है, हम हमारा प्रश्न है कि आप बताइए कि गैरसैंण अस्थायी राजधानी तो है, ये बताइए कि हाँ ये जो अस्थायी राजधानी ये बनाई कब गई थी? आप इसकी डेट बताइए हमको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। जो शिक्षण संस्थान है यहाँ पे ओएनजीसी, ओएनजीसी है यहाँ पे, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। याद रखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है। देहरादून आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मैं आपको देहरादून का मैप समझाने के बाद देहरादून का कुछ डाटा देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जो ओएनजीसी है, ओएनजीसी का मतलब ऑयल नेचुरल गैस काउंसिल। ठीक है, तेलीय, ठीक है, तेल प्राकृतिक गैस आयोग, तेल प्राकृतिक गैस आयोग। ठीक है, तेल प्राकृतिक गैस आयोग। ठीक है, कब? 1956। ये आपका ओएनजीसी, ये आपका सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया SIT जिसको बोलते हैं, 1767 में इसकी स्थापना हुई थी। सीधे प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, आपको ज्यादा इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है, इसकी स्थापना हुई थी कब? 1960 में। ये आपका IMA बनाया गया था 1932 में, देहरादून के अंदर ही है। IMA 1932 में देहरादून के। देहरादून का पता है मतलब क्या है? देहरादून का मतलब समझाते हैं आपको। देहरादून का मतलब होता है देहरा, देहरा, और इसके दून का मतलब था घाटी। जो सिखों के जो 10वें गुरु थे ना, सिखों के गुरु हर राम राय के पुत्र ने अपना यहाँ डेरा बसाया था, और जैसे डेरा बसाया था धीरे 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 ये क्षेत्र पूरी तरह विकसित होने लगा। उसके बाद ये पूरा का पूरा आसपास ये बदल गया डेरा में। किसमें? डेरा में। और डेरा से बना देहरा, और देहरा से बना गुरु द्रोणाचार्य का डेरा था। यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य का डेरा था। तो कुछ लोगों की मान्यता है कि जो सिखों के गुरु थे हर राम राय के पुत्र, हर राम राय के पुत्र ने अपना यहाँ डेरा बसाया था। ठीक है, यहाँ की भाषा क्या है? यहाँ की भाषा है गढ़वाली, हिंदी और इंग्लिश बोली जाती है यहाँ से। अस्तित्व में कब आया? ये है आपका 1887 में अस्तित्व में आया। जनसंख्या कितनी? 16 लाख के लगभग जनसंख्या।
ठीक है, 16 लाख जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या बताइए कहाँ की है? जो मैं आंकड़े दे रहा हूँ ना, ये आंकड़े जो हैं आपका, ये आंकड़े आपके याद करने का चीज नहीं है, आंकड़े विश्लेषण का चीज होते हैं। जो देहरादून की जनसंख्या कितनी है? 16 लाख 2011 की जनगणना के मुताबिक है। ठीक है, आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है? और पूरे उत्तराखंड में, ये आपकी हरिद्वार की, कहाँ की? हरिद्वार की, लगभग कितनी है? 18 लाख। कितनी? 18 लाख। ठीक है, आगे चलिए, आपको सारा डाटा आपको बता देंगे, आपको अंदाजा लगेगा। देहरादून हरिद्वार प्रथम है बच्चे पैदा करने के मामले में। ठीक है, नीचे जाइए, जनसंख्या जनघनत्व कितना है? जनघनत्व है आपका 549 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर इधर जाइए आप, 1 किलोमीटर इधर जाइए, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, ये 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, एक व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा हुआ है ना, समझे, इसकी इधर और इधर और इधर और इधर चारों दिशाओं में 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में क्या 549 लोग रहते हैं। पता है हरिद्वार में कितने लोग रहते हैं? आपको जानकर हैरानी नहीं होगी। आप बताइए मुझे, पर हरिद्वार में कितने लोग रहते हैं? मतलब भीड़ है बहुत ज़्यादा, 800 के आसपास, 800, अब तो ज़्यादा ही रहते होंगे, 1000। 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में हरिद्वार का जनघनत्व तो सबसे ज़्यादा है। सोच लीजिए, हरिद्वार का जनघनत्व तो सबसे ज़्यादा, जनघनत्व का मतलब समझे आप, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग रहते हैं? यहाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 549 लोग रहते हैं। लिंगानुपात देखिए, लिंगानुपात 1000 महिलाओं पे, यहाँ पे 1000 पुरुषों पे 1902 महिलाएं, यानी अगर 1000 एक तरफ 1000 पुरुष खड़े कर दिए जाएं तो 902 महिलाएं निकलेंगी। आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ का जो यह है आपका इसके अनुकूल नहीं है। ठीक है, ठीक है, कहानी को बढ़ाते हैं आगे, चलिए। इसी इतना ही डाटा रहने दीजिए, थोड़ा सा और देख लीजिए। ये देख लीजिए, यहाँ पे ये साक्षरता दर यहाँ की 100% लिटरेसी रेट, पूरे देश के अंदर एक ही ऐसा स्थान है जहाँ पे 100% लिटरेसी रेट है। तहसील कितनी है यहाँ पे? 7। विकासखंड कितने हैं? 6। प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे, क्या है आपका? शीतला देवी, टपकेश्वर, बुद्धा टेम्पल, मैसूर देवता। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है यहाँ मंसूरी, ये आपका डियर पार्क है, यहाँ पे डाक पत्थर है, आसन बिराजे, लाखा मंडल चक्राता है। ये कुछ फेमस स्थल है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा नोट्स में, लेकिन कल तो हम आपको समझाएंगे सारा सारा डाटा, मैप में दिखा दिखा कर समझाएंगे। प्रसिद्ध व्यक्ति आपको समझते होंगे, आपका आपने वो देखी होगी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कितने साल पीछे देखो होगे आपने देखा होगा। दशरथ मांझी, जो दशरथ मांझी ने वही है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये आपका रोस्किन बॉन्ड है, कौन है? रोस्किन बॉन्ड। टॉम अल्टर है, ये आपकी कुछ फेमस, रोस्किन बॉन्ड बहुत, मतलब ये आपके यूरोप के रहने वाले थे, यूरोप के रहने वाले रोस्किन बॉन्ड बहुत फेमस लगते हैं, यहीं रहते हैं, कि माँ बाप इसके यूरोप के थे। ये आपके ये दिख रहे हैं आपके नेशनल हाईवे, यहाँ पे नेशनल हाईवे 72, नेशनल हाईवे 72 है। जूली हवाई पट्टी कहाँ है? जो जूली ग्रांट में। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं यहाँ पे? 10 है। कि कौन कौन सा? चक्राता, राजपुर, विकासनगर, देहरादून, धर्मपुर, या आपका मंसूरी है, डोईवाला, सहसपुर, ऋषिकेश, रायपुर। लोकसभा सीट किसके अंतर्गत आता है? टिहरी के अंतर्गत आता है। इतना ही डाटा मुझे को देना था आपको, बाकी का डाटा हम आपको कल देंगे। कब, कहाँ देंगे? कल देंगे। ये आपको सारा डाटा कल मिलेगा ऑफलाइन वाली क्लास में। ठीक है, ये हम आपको नहीं बताएंगे, बस एक बार रूबरू करा रहे हैं आपको। आप चाहे तो ऐसा नोट्स बना सकते हैं। आप देखिए, हमारे जो क्लास के बच्चे हैं ना, उन्होंने इतना बेहतरीन नोट्स बनाया हुआ है, आप भी ऐसा ही नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कितना मस्त नोट्स बनाए हैं, सारा सारा डाटा नोट्स है। कल आपको ये नोट्स पढ़ाया जाएगा, लेकिन व्हाइट बोर्ड पर। आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल। कब मिलेंगे? कल मिलेंगे। सारे वीडियो देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, बेहतरीन नोट्स मिलेगा आपको और बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, और सारा करंट के साथ अपडेट होगा। और सर आएंगे ना आपको पढ़ाने, ठीक है, तो ये सब समझा देंगे आपको। उससे बाहर नहीं जाएगा, ना तो गया, ना जाता, ना जाएगा और ना जाने देंगे। ठीक है, और करंट भी अपडेट करेंगे कुछ दिनों के बाद। जो पिछले मंथ की जो मैगजीन थी ना उत्तराखंड की, जो उसका कंटेंट एक तो वो देंगे जो उसमें लिखा हुआ है, कुछ अपना एक्स्ट्रा ज्ञान जोड़ेंगे सर अपने साथ, आपके साथ में जो एक्स्ट्रा ज्ञान जोड़ेंगे, जो सर ने इकट्ठा किया हुआ है ना, वो एक्स्ट्रा ज्ञान जोड़ेंगे उसके साथ। उसके बैकग्राउंड से पता आता है, पर्सन वहां से नहीं आता जहाँ पे आप सोचते हैं। पर्सन आता है बैकग्राउंड से, जैसे मैंने आपको आंसर साइड समझाया, उसका पूरा समझाया, वहां से पर्सन आएगा, समझे? वो आएगा ही नहीं जो उसमें लिखा होगा, उसके पीछे से पर्सन आएगा, यानी पीछे का सारा पढ़ना पड़ता है। वो आपको बताएंगे सोनू सर कहाँ से आता है। सोनू सर को सुनते रहिए और देखते रहिए, इससे बाहर से नहीं जाएगा पर्सन। इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में। देहरादून का कल दूसरा वीडियो होगा। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।